नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करने वाले हैं अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री अपने बेतुके बयानों और बचकानी हरकत से क्या बिल्कुल घिर चुके हैं, और क्या उनकी हर तरफ से किरकिरी हो रही है। कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं, कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं, तो करेंगे इस पर बात। और इसके बाद बात यह भी, जिस पर आज खास चर्चा करेंगे, कि विपक्षी गठबंधन दिल्ली में या राष्ट्रीय स्तर पर हाथ मिलाते हैं, लेकिन पंजाब जैसे राज्य में, बंगाल जैसे राज्य में एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कितने पास हैं और कितने दूर हैं विपक्षी गठबंधन के दल एक दूसरे से, आज की चर्चा इसी पर खास चर्चा होगी। और फिर यह भी कि उज्जैन में एक बेटी के साथ दरिंदगी हुई और समाज संवेदनहीन बना रहा, उनके दरवाजे बंद रहे, लेकिन एक आश्रम के एक पुजारी ने उसकी सहायता की। बड़े सवाल उठ रहे हैं। और साथ ही बात यह भी होगी कि उत्तर प्रदेश, जिसने विरासत के साथ विकास का मंत्र सीखा, वो अब पर्यटन के मामले में देश में नंबर 1 पर पहुंच गया है। इन सभी मुद्दों पर करेंगे बात, होंगे सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। देश में हरित क्रांति के जनक और महान कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन का निधन। चेन्नई में ली अंतिम सांस। 98 वर्ष की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ का दौरा आज। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बैठकें। जेपी नड्डा की मौजूदगी में प्रत्याशियों की दूसरी सूची पर हो सकता है विचार। निर्वाचन आयोग की टीम कल से शुरू करेगी राजस्थान का दौरा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों का लेगी जायजा। राजनीतिक दलों समेत सभी पक्षों के साथ होगी बैठकें। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन पहुंचे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। कई अन्य कार्यक्रमों में भी लेंगे भाग। खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की मौत पर बयान देकर अपने ही जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं कनाडा के पीएम। निज्जर के बेटे ने मीडिया से कहा, कनाडियाई एजेंसियों के संपर्क में थे उनके पिता। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तनातनी की खबरों के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक सुखपाल सिंह खैरा को पंजाब पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस का दावा, खैरा पर ड्रग्स तस्करी का एक मामला है लंबित। एशियाई खेलों में आज 5वें दिन निशानेबाजी की टीम ने भारत को दिलाया स्वर्ण पदक। वुशु में रोशिबिना नाओरेम ने जीता सिल्वर मेडल, तो वहीं क्वार्टर फाइनल में पहुंची महिला बैडमिंटन टीम। देश भर में धूमधाम से दी जा रही है आज गणपति बप्पा को विदाई। मुंबई में पुलिस और प्रशासन की ओर से किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। और ईद मिलाद उन नबी की राष्ट्रपति और पीएम ने दी बधाई। आज ही हुआ था भाईचारे और शांति का पैगाम देने वाले इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का जन्म। तो ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस, और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले बात पहले एजेंडे की, और वो एजेंडा ये कि क्या कनाडा के प्रधानमंत्री अपनी बचकानी हरकतों से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल खालिस्तानी आतंकवादी की मौत पर बयान देकर अपने ही जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। आपको याद होगा कि जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की मौत पर भारतीय एजेंसियों और भारत सरकार पे आरोप लगाए थे, बेबुनियाद आरोप लगाए थे।
तो अब खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर के बेटे ने मीडिया से कहा है कि कनाडाई एजेंसियों के संपर्क में थे उनके पिता। तो कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच जस्टिन ट्रूडो ने बड़ा बयान तो दिया, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी कनाडा सरकार इस हत्या में कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई अभी तक। वहीं कनाडा की संसद में नाजियों की तरफ से लड़ने वाले पूर्व सैनिक का सम्मान किए जाने के मामले में ट्रूडो को तो माफी तक मांगनी पड़ी है। उधर संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पश्चिमी मुल्कों को खरी खरी सुनाई, खासतौर पर दोहरे मापदंडों को लेकर। तो एस जयशंकर ने कहा, वो दिन बीत गए जब कुछ देश एजेंडा तय करते थे और उम्मीद करते थे कि दूसरे देश भी उनकी बात को मान लें। गुजर गए वो दिन। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि राजनीतिक सहूलियत के मुताबिक हम आतंकवाद, चरमपंथ और हिंसा पर अपनी प्रतिक्रिया तय करें, जयशंकर ने खरी खरी सुनाई। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, कनाडा आतंकियों की पनाहगाह बन चुका है। वहीं रूस ने भी साफ किया है कि कनाडा नाजियों की जन्नत बनी हुई है। तो सवाल यह है कि कनाडा के पीएम किस वजह से दे रहे हैं बेतुके बयान और क्यों कर रहे हैं बचकानी हरकत? और क्या निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर मरने वाली कनाडा सरकार खुद ही इस मामले में अब बेनकाब हो रही है, जिस तरह का बयान दिया है निज्जर के बेटे ने? तो कनाडा मामले में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कनाडा में कई तरह के संगठित अपराध के मामले सामने आए हैं। We have been, talking about specifics and information. We have actually been badgering the Canadians. We have given them a lot of information about organized crime leadership, which operates out of Canada. There are a large number of extradition requests. There are terrorist leaders who have been identified. So do understand that there is an environment out there. So that is important in a way to factor in. If you have to understand what is going on out there, and our concern is that it's really been very permissive because of political reasons. और संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि कुछ राष्ट्र सियासी सहूलियत के हिसाब से आतंकवाद, चरमपंथ और हिंसा पर एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। The days when a few nations set the agenda and expected others to fall in line are over. As the United Nations itself symbolizes, finding common ground is an imperative. To listen to others and to respect their viewpoints, this is not weakness, it is the basics of cooperation. Only then can collective efforts on global issues be successful. तो ये साफ तौर पर विदेश मंत्री ने महासभा में खरी खरी सुनाई, और खास तौर पर उन देशों को जो दोहरे मापदंड अपनाते हैं आतंकवाद को लेकर, चरमपंथ को लेकर। अमृतपाल सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस मामले पर और ज्यादा जानकारी के साथ। अमृत, सबसे पहला सवाल तो यही कि जस्टिन ट्रूडो किस वजह से ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसमें कभी बचकानी बयान देते हैं, कभी बचकानी हरकतें करते हैं। नाजी वाले मामले में उनको माफी मांगनी पड़ी है, और हरदीप सिंह निज्जर के बेटे कह रहे हैं कि उनके पिता तो कनाडा की एजेंसी से जुड़े थे। तो कहीं ना कहीं हरदीप सिंह निज्जर के बेटा जो हैं वो इशारा कर रहे हैं कि उनके पिता की हत्या के मामले में कनाडा की एजेंसी का ही हाथ हो सकता है, जबकि ट्रूडो तो बेबुनियाद भारत पर आरोप लगा रहे थे। तो ये क्या ट्रूडो की मजबूरी है, क्या आंतरिक मजबूरी है, इंटरनल पॉलिटिक्स है, क्या है ये? अमृत, आप तक आवाज आ रही है? लगता है फिलहाल अमृतपाल सिंह तक, हमारे संवाददाता तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। हम फिर से अमृत से कोशिश करेंगे जुड़ने की। और जैसा कि हम कह रहे थे कि जस्टिन ट्रूडो को नाजी
के सम्मान वाले मामले में तो माफी मांगनी पड़ चुकी है, लेकिन जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भी, ऐसा लगता है कि हो ना हो अगले कुछ दिनों में अपने उस बयान के लिए भी ट्रूडो को माफी मांगनी पड़ जाए। जो बयान उन्होंने बेतुका बयान दिया था हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तानी की हत्या के मामले में भारतीय एजेंसियों को लेकर और भारत सरकार को लेकर। लेकिन इस बीच में जिस तरह से कि एस जयशंकर विदेश मंत्री ने खरी खरी सुनाई संयुक्त राष्ट्र महासभा में, और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने प्रेस से बात करते हुए कनाडा को लेकर कहा कि कनाडा एक सुरक्षित पनाहगाह बना हुआ है आतंकियों के लिए, और यह बात अब सिर्फ भारत नहीं कह रहा, रूस के तरफ से भी बयान आया है कि नाजियों के लिए तो जन्नत बना हुआ है कनाडा। तो आखिर कनाडा को क्या मिलता है, चाहे वो नाजियों को वहां पर शरण दें या फिर खालिस्तानियों को? आखिर कनाडा को क्या मिलता है, क्या उसका हित है? क्या कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की अंदरूनी राजनीति, कनाडा की अंदरूनी राजनीति के तहत जस्टिन ट्रूडो ऐसा कर रहे हैं? ये समझने की कोशिश हम कर रहे हैं और जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं हम अपने संवाददाता अमृतपाल सिंह से। लेकिन इस बीच में जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं हरदीप सिंह निज्जर के बेटे का जो बयान आया है, वो बयान अपने आप में कई सवाल खड़ा कर रहा है। वक्त है अभी एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस पर चर्चा को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आखिर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की क्या मजबूरी है जो वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी खरी खरी सुनाई। हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमृत, सबसे पहला सवाल यही कि चाहे नाजी को सम्मान करने वाला मामला हो, उस पर तो माफी मांगनी पड़ी है, फजीहत हुई है, किरकिरी हुई है, और अब जिस तरह से हरदीप सिंह निज्जर के बेटे ने कहा है कि उनके पिता का संबंध तो कनाडा की एजेंसी से ही था, इशारा यह है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में उन्हीं कनाडा की एजेंसियों का हाथ हो सकता है, यह इशारा कर रहे हैं हरदीप सिंह निज्जर के बेटे। लेकिन ट्रूडो जो बयान देते हैं, जो करते हैं, जो हरकतें कर रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी है, क्या इंटरनल पॉलिटिक्स है उनकी? देखिए,
ट्रूडो क्यों कर रहे हैं ये तो ट्रूडो साहब बता सकते हैं, पर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वोट बैंक पॉलिटिक्स, और जैसे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वोट बैंक पॉलिटिक्स का उसमें का हाथ हो सकता है, क्योंकि लिबरल पार्टी का जो सपोर्ट बैंक है या वोट बैंक है वो काफ़ी इन एलिमेंट्स पर डिपेंड करता है। खास करके उनके जो कोएलिशन पार्टनर हैं जगमीत सिंह, वो एनडीएफ के न्यू डेमोक्रेटिक फ्रंट के, उनका तो क्लियरली वोट बैंक ये लोग हैं। तो हो सकता है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स एक रीज़न हो कि जस्टिन ट्रूडो इस तरह की बात को बढ़ावा दे रहे हैं, या यहाँ तक गए कि उन्होंने इसको एस्केलेट किया अपने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट देने को। अगर कैनेडियंस को ये लगता है या कनाडा की सरकार को ये लगता है कि भारत की एजेंसीज इन्वॉल्व थी, फॉरेन एजेंसीज ऐसा नहीं है कि नहीं ऐसी हरकतें करती, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जेनरिक बात कर रहा हूँ, पर उसका एक तरीका है। आप इंफॉर्मेशन, जैसे डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आप इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, आप जैसे भारत की चिंताएं हैं, जब जस्टिन ट्रूडो भारत आए थे तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कैनेडियन सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की। डॉक्टर जयशंकर ने भी कहा कि हमने जो भारत में डेजिग्नेटेड टेररिस्ट्स हैं या एक्सट्रीमिस्ट्स हैं या सेपरेटिस्ट्स हैं, उनके बारे में कनाडा को लगातार इंफॉर्मेशंस दी थी। तो अगर कनाडा को ये लगता था कि ऐसी उनके पास कोई इंटेलिजेंस है तो उनको भारत के साथ शेयर करनी चाहिए थी, ना कि इसको पॉलिटिसाइज करके इसके पॉलिटिकल बेनिफिट्स लेने और उस तरह के इमेच्योर बयान देने चाहिए थे। एक छोटा सा सवाल आपसे ये भी कि जिस तरह से एस जयशंकर ने महासभा में जो बयान दिया है, और वहाँ तो बयान दे करके इशारा दिया है, पैगाम दिया है, लेकिन उसके बाद साफ तौर पर क्या है कि कनाडा तो सुरक्षित पनाहगाह बना हुआ है आतंकवादियों के लिए, खालिस्तानियों के लिए, नाजियों के लिए। इस पर ये लगता है कि अब भारत खुल करके इस बात को हर प्लेटफॉर्म पर रख रहा है कि वो समय आ गया है कि कनाडा इन हरकतों को बंद करे। जी, भारत के विदेश मंत्री ने काफ़ी ज़ोर दे के ये बात कही है यूएस की सॉइल पर कि जहाँ पर वो अभी तो खैर आज वो वाशिंगटन डीसी में हैं, पर 78th यूएन जनरल असेंबली को एड्रेस करने गए थे, तो संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली को, तो उसके साइडलाइंस पे उन्होंने कहा कि कनाडा सपोर्ट प्रोवाइड करता है एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को, और कनाडा का जो दोहरा मापदंड है टेरर को लेकर इससे एक्सपोज होता है। तो क्लियरली मैसेजिंग ये है कि कैनेडियंस को भी और कनाडा के अलाइज को भी, खास करके अमेरिकन्स को भी, कि भारत को सख्त इससे एतराज़ है और सख्त ऑब्जेक्शन है, और भारत इसको क्लियर सपोर्ट ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़, और जैसे भारत पहले भी कह चुका है कि उसकी सॉवरेनिटी या टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे ये सीधा प्रहार देखता है भारत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमृत जुड़ने के लिए इस खबर पर और चर्चा करने के लिए। और अभी हम बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ, और जो अगली खबर है वो हमारी जो विपक्ष में कभी हाँ कभी ना, कभी पास कभी दूर को लेकर चर्चा है, उसकी खबर, और उसी पर खास चर्चा करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तनातनी की खबरों के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक सुखपाल सिंह खैरा को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये आज की बड़ी खबर है। पंजाब पुलिस का दावा है कि खैरा पर ड्रग्स तस्करी का एक मामला लंबित है और उसी सिलसिले में उनके घर पर छापेमारी की गई और उनकी गिरफ्तारी हुई। इससे पहले भी पंजाब क्राइम ब्यूरो ने कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों को गिरफ्तार किया था और पूर्व वित्त मंत्री की तलाश भी जारी है। खैरा कांग्रेस के किसान सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, यानी बड़े नेता हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने कहा कि खैरा की गिरफ्तारी राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से की गई है। यह कार्रवाई विपक्ष को डराने के लिए की गई है पंजाब में। उधर पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। पुलिस उनके ठिकाने पर दबिश दे रही है, यानी दिल्ली में पास हैं ये दल और पंजाब में दूर दूर। और इधर सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नवनिर्मित बंगला शीश महल की प्रारंभिक जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवास निर्माण में हुए उल्लंघन की जांच सीबीआई कर रही है। तो दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल के शीश महल में कथित अनियमितता की जांच का स्वागत किया है कि इसमें खुलासा होना चाहिए।
कि किस तरह की गड़बड़ी इसमें की गई। जानकारों का मानना है कि केजरीवाल के आलीशान शीश महल में के टेंडर में गड़बड़ी का खुलासा इस सीबीआई जांच से हो पाएगा। विपक्ष का आरोप है कि केजरीवाल ने टाइप 7 की पात्रता से हटकर अपने लिए आलीशान बंगला बनवा लिया और यहां तक कि मुख्यमंत्री आवास में एक एक पर्दे 8-9 लाख रुपए के लगे। आम आदमी से केजरीवाल की पार्टी कैसे अमीरों की पार्टी बन गई, यही सवाल दिल्ली कांग्रेस भी पूछ रही है। तो जानकार मानते हैं कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के बाद अरविंद केजरीवाल की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अदालती कानूनी मामला बन सकता है। उधर विपक्षी गठबंधन में एक दूसरे के खिलाफ सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के विदेश दौरे को लेकर सवाल उठाया, तो पंजाब के साथ बंगाल में भी नूरा कुश्ती चल रही है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी से पूछा कि ये गरीब राज्य पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कैसे अपने दौरे में करोड़ों रुपए फूंक डाले। उधर जेडीयू और आरजेडी में भी एक दूसरे को पूछा जा रहा है कि आरजेडी नेता मनोज झा ने संसद में एक कविता पढ़ी तो जेडीयू ने कहा कि ये तो एक जाति विशेष का अपमान है। तो जाहिर है कि विपक्षी एकीकरण में कई बाधाएं हैं, सबकी अपनी अपनी शर्तें हैं और अपने अपने जाति और मजहबी वोट बैंक भी हैं, जिसकी वजह से ये कभी दूर कभी पास नजर आते हैं। तो सवाल यही है कि विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियों और नेताओं में से कौन किस पर कितना भारी है, ये लगता है अभी तय होना बाकी है, इसीलिए ये उठापटक चल रही है। तो भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नवनिर्मित बंगले पर हमला बोला और इस मामले पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ये केवल एक शीश महल नहीं था, बल्कि सुल्तान केजरीवाल के भ्रष्टाचार का महल था, जो दिल्ली वासियों की गाड़ी कमाई और कोविड काल में जब दिल्ली वासी ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम कर रहे थे तो उनकी लाशों के ढेर पर खड़ा किया गया ये मकबरा था, भ्रष्टाचार का मकबरा। आज हम स्वागत करते हैं कि सीबीआई इसकी जांच करेगी। अगर छिपाने वाली कोई बात नहीं है तो आम आदमी पार्टी इसका विरोध क्यों कर रही है? आम आदमी पार्टी ने तब भी विरोध किया जब सीएजी ने इसमें ऑडिट की बात की। आम आदमी पार्टी ने किस प्रकार से शीश महल से जुड़ी हुई फाइलों को भी चुराने की और उसमें धांधली करने की कोशिश की, वो भी सामने निकल कर आ चुका है। इसका मतलब कहीं ना कहीं चोर की मूंछ में तिनका जरूर है। और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने कहा है कि खैरा की गिरफ्तारी राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से की गई है। ये कार्रवाई विपक्ष को डराने के लिए की गई है। इसकी निंदा करता हूं जिस प्रकार का ये पंजाब पुलिस ने ये कदम उठाया है, सरासर जंगल राज है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसमें कोई तथ्य ही नहीं है। जो तमाम एफआईआर की प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दी हो, क्वैश कर दी हो, जिसमें नोटिस रिगार्डिंग स्टे हो गया हो ईडी को, उसमें केस में है क्या? जो 8 साल पुराना केस है यार, उसमें कुछ नहीं है। सुखपाल सिंह खैरा कोई गलत काम हो सकता कर रहे हो या कुछ किया हो, लेकिन सुखपाल सिंह खैरा नशा नहीं बेचता है। अब फैमिली तो यही कह रही है कि भाई हमारे खिलाफ बदलाखोरी की भावना है, खैरा साहब को कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस 100% दिल्ली ने आज मेरे को सुबह खरगे साहब का भी फोन आया, मैंने उनको बताया, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम पूरे जोर से उनकी लड़ाई लड़ो, हम खैरा साहब के साथ हैं। और वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता ने सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कानून अपना रास्ता लेगा। बहुत फेमस रहा है कि सुखपाल खैरा जी नशे के कारोबार के अंदर संलिप्त रहे हैं, परंतु सरकारों का कहीं ना कहीं संरक्षण उनको मिलता रहा। अब उचित न्यायिक जांच होगी, न्यायिक जांच के अंदर जो भी सामने आएगा कानून अपना रास्ता लेगा। तो ये आपने प्रतिक्रिया सुनी। और ये इस बीच में विपक्ष की पार्टियों के बीच चल क्या रहा है, कितने दूर हैं, कितने पास हैं, किसका क्या एजेंडा है, कौन कहां फिट बैठ रहा है, कौन कहां अनफिट हो जा रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे। आज जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी, साथ में हमारे साथ शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत शहजाद। और हमारे साथ विष्णु पाठक जी भी जुड़ चुके हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका विष्णु जी। मैं चर्चा को पहले आगे बढ़ाता हूं विनोद जी के साथ। विनोद जी,
ये क्या मामला है? देखिए, आमतौर पर आपने ये चीज बहुत सुनी होगी कि जब कभी कोई कार्रवाई, और मुझे लगता है अभी विष्णु जी से जब बात करूंगा ना, तो जब बात ये शीश महल पर सीबीआई जांच की बात आएगी, वो तुरंत कहेंगे कि ये तो केंद्रीय एजेंसियों की ये है, दुरुपयोग है। मुझे ये बताइए कि पंजाब में फिर क्या हो रहा है सुखपाल सिंह खैरा के खिलाफ? मुझे ये बताइए कि वहां पर जो पूर्व मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया है वो फिर क्या है? क्या ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पर खेलना चाहते हैं? और ये चल क्या रहा है? क्या इस तरह से विपक्षी गठबंधन की नैया आगे बढ़ेगी क्या? लाल जी, अगर आपका ये लोडेड सवाल का अगर जवाब हम कहें जवाब में, तो ये यही है कि ठहरे हुए पानी में आप एक कंकड़ उछालते हैं। ना मार, क्या बात है, और कंकड़ मार के आप देखते हैं कि उसकी लहर कहाँ तक जाती है। तो ये एक तरह से आम आदमी पार्टी कांग्रेस की वो लहर देख रही है कि कम से कम पंजाब में उसकी क्या हैसियत, और क्या आप कह सकते हैं कि वर्ड थोड़ा सा ज्यादा ही है, लेकिन क्या औकात है। तो ये एक तरह से भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल पंजाब में कितने पानी में कांग्रेस पार्टी है उसको एक नापने के लिए खैरा साहब की गिरफ्तारी हुई है। ये खैरा साहब की, एक अकेले खैरा साहब अभी जेल में नहीं जाएंगे। खैरा साहब के साथ साथ 3-4 और मंत्री हैं, पूर्व मंत्री जो जेल में हैं, और एक मनप्रीत बादल जो है बेचारे भागे फिर रहे हैं, उनके पीछे भी जो उनके ब्यूरो है करप्शन की वो भी घूम रही है, डेप्यूटी सीएम पर भी, पूर्व डेप्यूटी सीएम पर भी। तो ये इस तरह से पंजाब में चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जो हेडिंग आपका है कि कितने दूर कितने पास, इस सवाल को लेते हुए जब आप देखते हैं कि इंडिया गठबंधन, जो इंडी गठबंधन है इनका, उसमें क्या चल रहा है। आप पंजाब से लेके, दिल्ली से लेके, पंजाब से लेके अब बंगाल तक चले जाए, बिहार तक चले जाए, हर जगह जो ये नूरा कुश्ती हो रही है, यही नूरा कुश्ती की बात जब जो बीजेपी की तरफ से लगाई जाती थी तो वो कहते थे कि पार्टी डर गई है, घबरा गई है, इसलिए हमारे इंडिया गठबंधन की ताकत के खिलाफ में ऐसे बोल रही है। लेकिन आप तो लोगों को दिखा रहे हैं। आज पंजाब कांग्रेस जो है वो गवर्नर से भी मिलने वाले हैं, 6 बजे शायद वो गवर्नर के पास भी जाएंगे, अपना मेमोरेंडम देंगे। सिखू बहुत बड़े नेता हैं, आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के जो ये किसान सेल है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो पार्टी की तरफ से ये बात है कि उनके इमेज को जिस तरह से भगवंत मान सरकार वहां पे खत्म कर रही है, या उनको भ्रष्टाचार, ड्रग पैडलर, ये सारे चीजों में अगर कांग्रेस के बड़े नेताओं का नाम एक आप कह सकते हैं कि चस्पा करके उनके पूरे इमेज को तार-तार कर रही है, तो डेफिनेटली कांग्रेस को भी रिएक्ट करना होगा, और कांग्रेस वहां पे लोकल जो है वो कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल है कि केंद्रीय नेतृत्व क्या कर रहे हैं। जब ये तीसरी मीटिंग मुंबई में हुई थी इंडिया गठबंधन के, उसमें एक तरह से हिदायत दी गई थी कांग्रेस के लीडर को, यहाँ चाहे वो दिल्ली में हो या पंजाब में हो, कि आप केजरीवाल के खिलाफ में नहीं बोलना है, आपको आम आदमी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलना है। लेकिन पंजाब में जब आज ये आप देख रहे हैं, बोलने से ज्यादा कार्रवाई हो रही है, तो अब कार्रवाई लौटता हूं आपके पास, मैं लौटूंगा आपके पास, और विष्णु पाठक जी को तो मुझे लगता है कि जवाब देना ही है। लेकिन मैं पहले शहजाद के पास जरा दिल्ली वाले मामले पर एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं। शहजाद, ये बताइए कि जिस तरह से अब सीबीआई ने शीश महल वाले मामले की जांच शुरू कर दी है, शहजाद, अभी हमने आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखे जिसमें आपने तमाम अपनी बातें रखी हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के बाद अब अरविंद केजरीवाल भी इस मामले पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं? क्या ये गंभीर मामला इतना है और इस मामले में इतने साक्ष्य हैं? शहजाद, देखिए, जो भी कार्रवाई होनी है वो तो कानून के हिसाब से सीबीआई करेगी, जांच एजेंसियां करेगी, परंतु हाँ, जिस प्रकार से शीश महल की फाइलों को छिपाने के लिए रात के 2 बजे कुछ लोगों को भेजा गया, ये सब दिल्ली वासियों ने देखा है। इस प्रकार से जब सीएजी की ऑडिट की बात हुई तो विक्टिमहुड कार्ड निकाला, शीश महल के नाम पर 50 करोड़ रुपए खर्च किए गए दिल्ली के वासियों के, और 8-8 करोड़ के फर्श, करोड़ों रुपए के कर्टन लगे, वो भी कोविड के कालखंड में जब दिल्ली की जनता त्राहिमाम मचा रही थी दवाई के लिए। तो ये सारी देश की जनता ने देखा है। सवाल ये है कि शराब घोटाले में भी इन्होंने विक्टिमहुड कार्ड खेला। मनीष सिसोदिया जेल में अभी भी कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट ने उनको जेल में रखा है, कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं रखा है। कक्षा घोटाला, बस घोटाला, शीश महल घोटाला, तो इतने सारे घोटालों का जवाब देने के बदले वो अपने ही सहयोगी के लोगों को पंजाब में गिरफ्तार कर रहे हैं। देखिए, एक बाकी मैं बोलूं तो उससे पहले केवल इतना कहूंगा, भारत जोड़ो यात्रा की आवश्यकता नहीं थी, पर इंडी जोड़ो यात्रा करनी चाहिए राहुल गांधी को। तो ये इंडी जोड़ो यात्रा करेंगे तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को जोड़ेंगे, कभी तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट को बंगाल में जोड़ेंगे, कभी साउथ में कर्नाटक और तमिलनाडु को जोड़ेंगे, तो कभी केरल में लेफ्ट और कांग्रेस को जोड़ेंगे। वहां बोल रहे राहुल गांधी को वायनाड में सीट ही नहीं देंगे। तो मुझे लगता है ये इंडी जोड़ो यात्रा निकालने की जरूरत है राहुल गांधी को। आपको लगता है कि ये कहीं, मैं अगर शब्द दूं
तो एक कहावत है कि तराजू पर मेढक को तौलने वाली बात ये जो है। मैं लौटता हूं आपके पास, लेकिन अब विष्णु पाठक जी की बात। विष्णु पाठक जी, दो चीजें हो रही हैं। एक तो दिल्ली में शीश महल वाले मामले पर सीबीआई जो है वो इसकी जांच शुरू कर रही है। दूसरी तरफ पंजाब में खैरा की गिरफ्तारी हो गई है, पूर्व मंत्रियों की गिरफ्तारी पहले से हुई ही है। मुझे यह बताइए कि इन दोनों में से दिल्ली में और पंजाब में कहां पर आपको लगता है कि सही हो रहा है, कहां गलत हो रहा है, कहां एजेंसियों का सही इस्तेमाल हो रहा है, कहां गलत इस्तेमाल हो रहा है? बताइए विष्णु जी। नहीं, शीश महल का जो एक क्रिएशन है, शीश महल पे मैं बोलता हूँ। हाँ, अभी पूनावाला साहब ने कहा कि 50 करोड़ रुपए का महल बन गया, शीश महल 50 करोड़ रुपए महल बन गया जी, और 90 करोड़ रुपए का रंगाई पुताई होती है प्रधानमंत्री आवास में। हाँ। और अभी पूनावाला साहब ने कहा कि यहाँ पे कोविड में लोग परेशान थे, कोविड में लोगों को दवाई नहीं मिल रही थी, और वहां का मुख्यमंत्री 50 करोड़ के मकान में रहा। मकान तो सरकारी कोठी है, मकान तो पीडब्ल्यूडी और जो भी विभाग है विभाग बनाया। अब ये बताइए कि जिस देश की 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन मुफ्त के लिए लाइन लगा के ले रही है, उस देश में 8000 करोड़ के हवाई जहाज पे प्रधानमंत्री जी चढ़ते हैं। आप एक परसेप्शन तैयार करते हैं कि विरोधियों को गाली देने का, तो वो आपका सब कुछ है, आप गाली दीजिए। मैं आपको बताऊं, वो चोर है, वो शीश महल है। शीश महल कैसे हो गया? मुख्यमंत्री का 50 करोड़ का आवास अगर शीश महल है, इस पर शहजाद जरूर जवाब देंगे आपको। 500 करोड़ का प्रधानमंत्री का आवास। मैं इसमें एक बार जोड़ देता हूं, मैं इसमें एक बार, हालांकि देखिए विष्णु जी इस पर शहजाद तो जवाब देंगे, लेकिन मैं एक बात जोड़ देता हूं। देखिए बात यह है कि जो कह करके आप सत्ता में आए, अरविंद केजरीवाल जो कह करके सत्ता में आए, कितना बड़ा घर लेंगे, कौन सी गाड़ी में चलेंगे, आजकल तो वो जो स्काई ब्लू कलर वाली वैगनआर थी वो कहीं नजर नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ पर अगर ये बात, विष्णु जी ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि खबरें आ रही हैं 8-8, 9-9 लाख के पर्दे, जो टॉयलेट का फ्लश है उसमें बड़ा स्पेशल फ्लश है, ऐसी खबरें आ रही हैं। लालचंद जी, प्रधानमंत्री जी सत्ता में आए थे तो ये कह के आए थे कि हम अडानी को सारी संपत्ति बेच देंगे, सारा सरकारी प्रॉपर्टी हम पब्लिक अडानी को हवाई अड्डा अडानी को दे देंगे, रेल अडानी को दे देंगे, कंपनी अडानी को दे देंगे, 17 लाख करोड़ का लोन माफ कर देंगे अंबानी को। क्या प्रधानमंत्री जी ने कहा था? क्या विनिवेश में दूसरी कंपनियों को रोका गया है? क्या विनिवेश में जिंदल कंपनी भाग नहीं ले सकती? क्या विनिवेश में टाटा कंपनी भाग नहीं ले सकती? क्या विधिवत तौर पर सभी कंपनी भाग ले सकती है? कोई विधिवत नहीं है। अब ये बताइए कि उन्हीं के पार्टी के राज्यपाल साहब ने कहा कि अडानी इज मोदी अडानी जी का पूरा प्रॉपर्टी का मालिक मोदी जी हैं। उनके पार्टी के राज्यपाल ने कहा, हम नहीं कह रहे हैं। आप इस मामले को अगर उधर ले जा रहे हैं, तो शहजाद का मैं जवाब ले लेता हूं, फिर विनोद जी के पास जाऊंगा। शहजाद आप जवाब दीजिए। विष्णु जी को मैंने एक भी बार बीच में इंटरप्ट नहीं किया था, तो उम्मीद है वो भी नहीं करेंगे इंटरप्ट। विष्णु जी बहुत अच्छे प्रवक्ता, एकदम अनुशासित है। इन्होंने 2 विमानों का जिक्र किया। हाँ। यूपीए ने 2 विमानों का ऑर्डर दिया था, बोले यूपीए गलत थी। दूसरी बात है, पूरा सुन लीजिए। आपने अडानी का विषय उठाया। अडानी को मुंबई का एयरपोर्ट, वहां की जब राज्य सरकार एमपी की थी, उन्होंने हैंडओवर किया है उनके फाइनल क्लियरेंस का। उसके साथ साथ दिल्ली पोर्ट भी दिया है, लेफ्ट की सरकार ने विलियम पोर्ट किया है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मैं वही कह रहा था कि वो समझौते भी जोड़ दीजिए, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, केरल। अब आते हैं शीश महल पे। मान्यवर, मुझे तो छोटी चले, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। कांग्रेस के नेता है अजय माकन, उन्होंने तो कहा है 100 करोड़ खर्च हुए हैं और उसमें घोटाला हो। आपके तो नए साथी है ना आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस वाले, आप तो उनके ही लोगों को गिरफ्तार भी कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया जब गिरफ्तार हुए तो सबसे पहले पोस्टर लगाने का काम दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने किया, तो बोलिए कांग्रेस पार्टी गलत है। विष्णु पाठक जी देखिए, ऐसा है कि शीश महल का जो खर्च हुआ है 10-10 करोड़ के लेवल से नीचे किया गया ताकि वो प्रक्रिया में ना जाए। अगर छिपाने वाली कोई बात नहीं थी तो बताइए कौन सी प्रक्रिया में पीडब्ल्यूडी
वियतनाम से मार्बल मंगवा के लगाती है। किसी के घर में, किसी सरकारी आवास में वियतनाम मार्बल लगा है क्या? ठीक है। और कहां पर एक भी पर्दा 8-8 लाख रुपए का आपने देखा है सरकारी आवास? लौटता हूं शहजाद, लौटता हूं। और भी कई चीजों की चर्चा, एक तो मैंने भी कहा बड़ा स्पेशल सा टॉयलेट वाला है, उसकी भी चर्चा हमने सुनी है। मैं लौटता हूं और विष्णु पाठक जी भी जवाब देंगे, लेकिन एक बार जरा विनोद मिश्र जी। विनोद जी, ये दिल्ली के मामले जो हैं, हम जानते हैं दिल्ली में ये चल रहा है, पंजाब में चल रहा है, लेकिन आप सिर्फ दिल्ली और पंजाब की बात नहीं है। हमने अपनी रिपोर्ट में विनोद जी ये दिखाए हैं कि बंगाल में क्या चल रहा है, अधीर रंजन ममता बनर्जी के बारे में क्या कह रहे हैं, बिहार में क्या हो रहा है, मनोज झा की कविता पर जेडीयू क्या कह रही है। तो ये कैसे कैसे एक तराजू पर आएंगे सारे लोग, ये बड़ा सवाल है आज की तारीख में। समय बीतता जा रहा है, 2024 का आम चुनाव नजदीक आता जा रहा है। लाल जी, अभी जो आरोप प्रत्यारोप की बात जहां तक है, वो तो अभी बीजेपी के शहजाद साहब हैं और पाठक जी अपना जवाब, आरोप प्रत्यारोप का जवाब देते रहेंगे। जी। लेकिन मैं पाठक जी को एक करेक्ट कर दूं कि शायद जब वो एक जिस तरह से नैरेटिव बना रहे थे, तो उनको ये समझना चाहिए कि आखिर सीबीआई की जो जांच हो रही है, वो सीबीआई की जांच का क्या है। तो बेसिकली इसको समझना चाहिए कि सीबीआई की जांच का जो दायरा है वो टेंडर को लेके है। ठीक। वो उसको लेके है कि ये अब 7 टाइप के उनको ये मिलना था, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जो उनका आवास जिस तरह से मिलता है अलॉटेड, उसकी प्रायोरिटी क्या होगी और उसमें उनकी क्या ये इसमें प्राथमिकता होगी। उसके हिसाब से पीडब्ल्यूडी या बाकी जो एजेंसी है वो अपना कंस्ट्रक्शन के पुनर्निर्माण का काम करती है। तो ये पाठक जी को समझना चाहिए कि सीबीआई की जांच की भी एक दायरा होती है, और वो दायरा है कि उसने मंगाया है अभी सीबीआई ने कि जो टेंडर दिए गए थे उस किस नियम के आधार पे दिए गए और थे, कहीं उल्लंघन क्या तो नहीं हुआ। और वही चीज जो शहजाद जी का आरोप है, या अभी आप देखिए कांग्रेस का जो आरोप है, वो आरोप है कि इस टेंडर के नियमों का उल्लंघन करके आपने 8-8 लाख का पर्दा मंगाया। यही जांच तो होनी है। तो इस जांच के लिए परेशान क्यों है, क्यों ये इधर उधर की बात कर रहे हैं, कहाँ का नैरेटिव ला रहे हैं। ये देश का और प्रधानमंत्री को जब आप तुलना अरविंद केजरीवाल एक छोटे से स्टेट के चीफ मिनिस्टर से आप कंपैरिजन करते हैं, तो लगता है कि आप खिसिया रहे हैं, आपकी झल्लाहट है। अच्छा। दूसरी बात जब आपने उठाया अपने रिपोर्ट में, तब उस रिपोर्ट के हिसाब से देखिए कि ये हम लोग यही बता रहे थे आज कि ये कितने दूर कितने पास है। तो गठबंधन के 3 मीटिंग के बाद जो इन लोगों की मीटिंग थी, अब ये देखिए पहले ही मीटिंग से सबसे पहली मीटिंग में केजरीवाल ने ही बॉयकॉट किया था पटना की मीटिंग में। दूसरे मीटिंग में आप देखिए फिर वहां नीतीश कुमार ने किया, तीसरी मीटिंग में ममता बनर्जी कर दी। तो ये कितने दूर कितने पास का तो सीन लोगों ने देख लिया था। अब ये है कि जब ये सेंट्रल केंद्रीय नेतृत्व इस बात के लिए इशारा करती है कि हम दिल्ली में एक है, इसका भाव लोगों के बीच जाना चाहिए, तब रीजनल के जो पार्टी हैं और या छत्रप आप कह लीजिए वो लोग हैं, उनको ये असहजता लगती है, जो अभी आप पंजाब में देख रहे हैं। तो यही ममता बनर्जी जब अभी स्पेन के दौरे में गई थी, यूएई के दौरे से आई थी, तो वही अधीर रंजन चौधरी ने पूछा कि भाई एक बंगाल जैसे गरीब स्टेट के चीफ मिनिस्टर 3-3 लाख 4-4 लाख के कमरे के होटल में कैसे रह रहे थे। जब उन्होंने बताया कि यहाँ डेंगू से इतनी मौतें हो रही है, पूरा बंगाल इस तरह से त्राहिमाम है, और एक चीफ मिनिस्टर जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी है और वो स्पेन में और 12 दिन के विदेश के दौरे पे है, तो ये जब आप आरोप लगाते हैं एक चीफ मिनिस्टर पे जो आपके अलायंस के पार्टनर हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप एक लड़ाई में दूसरा मैसेज दे रहे हैं। यही बात जो है वो कितने दूर और कितने पास का साफ साफ अर्थ दिखता है। लाल जी, तो विष्णु जी, अब जरा दिल्ली से बाहर निकलते हैं। दिल्ली वाले पर तो चर्चा हो गई, लेकिन आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और मैं जानता हूं राष्ट्रीय राजनीति पर भी बड़ी पैनी नजर आप रखते हैं। मुझे ये बताइए, जो सवाल आज हम उठा रहे हैं कि कैसे ये जो पश्चिम बंगाल में चल रहा है, जो पंजाब में चल रहा है, जो बिहार में चल रहा है, तो जो सवाल मैंने पूछा कि 2024 का चुनाव तो दिनों दिन नजदीक आता जा रहा है, तो कैसे मुकाम तक कैसे ये नैया कैसे पार लगेगी विपक्षी गठबंधन की। विष्णु जी, आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, विपक्षी गठबंधन में मुझे लगता है, और मैं स्पष्ट बताता हूं, तो मुझे लगता है कि विपक्षी गठबंधन में सभी लोग नेता हैं। कोई एनडीए जैसा नहीं है कि एक नेता है और बाकी सारे उनके दास। ऐसी प्रथा नहीं है। दूसरी बात है, सभी पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना अस्तित्व है, अपना अपना एजेंडा है, अपना अपना कमिटमेंट है, और अपनी अपनी उसकी रीति नीति है। तो सबको अपना अस्तित्व कायम रखना है। वो जन समुद्र तो है नहीं कि यहाँ और अपने आप को भूल जाओ। तो उसी एजेंडा में गिरफ्तारी हो रही है क्या? नहीं, गिरफ्तारी जांच एफआईआर पहले से है। अच्छा। गिरफ्तारी क्यों हो रही है नहीं रही, वहां की बात करिए। आप जब एक एजेंडा को घालमेल मत कीजिए। आप ये देखिए अच्छा। ममता जी, आप एक दिन आप कौन प्रधानमंत्री, अरे ये तो सौभाग्य है कि
इंडिया के पास 10 प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं और भाजपा के पास सिर्फ एक है, एनडीए के पास सिर्फ एक है। अगर किसी में हिम्मत है कि बोल दे कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, उसको 2 घंटे के अंदर पार्टी के निकाल से बाहर कर देगा। हो सकता है उसके ऊपर कोई चार्ज लगा के जेल भेज दे। यहाँ तो कम से कम इतनी आजादी है लालचंद जी कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हमारे नेता केजरीवाल सब लोग कह सकते हैं कि हम हूं हैं, नीतीश कुमार जी बिल्कुल है। यही तो डेमोक्रेसी है। लेकिन वो अंग्रेजी की एक कहावत है, टू कैप्टन सिंग्स द शिप, टू कैप्टन सिंग्स द शिप। कैप्टन तो एक ही यहाँ तो बहुत सारे कैप्टन हैं। चुनाव होने दीजिए। नहीं, कैप्टन दौर में शामिल होने में क्या दिक्कत है? चुनाव होने दीजिए, कैप्टन को एक ही बनेगा। लेकिन ये समझ लीजिए कि इंडिया के लोग जिस लिए लड़ते, हम डेमोक्रेसी की रक्षा, हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। तो लोकतंत्र की रक्षा तो इसमें है कि सबको अपना अपना अस्तित्व बचा रहे। यहाँ तो जितने भी बाग के फूल खिले वो सारे फूल एक ही आदमी पर चढ़े, ऐसी परंपरा तो नहीं है इंडिया के पास। अच्छा, वहां तो जो कुछ भी होगा वो होगा, वही कहेंगे वही होगा, वही जो चाहे वही होगा। विष्णु जी, दिन को दिन कहे तो रात कहेंगे। आपकी बात का पूरा सम्मान, आपकी बात का पूरा सम्मान, लेकिन इस देश ने नेहरू जी का दौर, इंदिरा जी का दौर, सारा दौर देखा है। ठीक है, मैं लौटता हूँ। शहजाद भाई ये बताइए कि जो बात ये पूछ रहे हैं, कह रहे हैं भाई हाँ हमारे पास बहुत सारे कैप्टन हैं, तो दिक्कत क्या है, हम सारे कैप्टन को ही लेकर के फील्ड में उतरेंगे तो हम लोकतंत्र की लड़ाई लड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इतने कैप्टन से आपका काम आसान होगा या मुश्किल हो जाएगी? शहजाद भाई, मुझे लगता है विष्णु पाठक जी ने जिंदगी में कभी कोई खेलकूद में पार्टिसिपेट नहीं किया है। कोई भी टीम में कैप्टन एक ही होता है, खिलाड़ी 11 होते हैं, कैप्टन एक ही होता है। कैप्टन अगर 11 हो जाए, एक सेकंड सुन लीजिए, कैप्टन 11 हो जाए तो फिर वो टीम कभी जीत नहीं सकती। परंतु मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये लोगों का अभी नया नारा है ओबीसी रिजर्वेशन, ओबीसी कास्ट सेंसस। हमारी तरफ से, एनडीए की तरफ से ओबीसी प्रधानमंत्री है मोदी जी 2024 के लिए। आप बता दीजिए आपका इंडिया अलायंस का कौन है प्रधानमंत्री? दीजिएगा ओबीसी। अभी ओबीसी यही कर रहे हैं ना। अरे छोड़ देते इस विषय को, ये जवाब नहीं दे पाएंगे। पता चला कि इनका भी नाम G14 में डाल देंगे। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। देखिए, कर्नाटका तमिलनाडु दोनों इनकी सरकारें पानी के लिए लड़ रही। तृणमूल कांग्रेस कहती है कि लेफ्ट के साथ कोई समझौता नहीं होगा। तृणमूल कांग्रेस ने अभी बाइपोल लेफ्ट के खिलाफ लड़ा है। केरल में आ जाइए, वायनाड पे राहुल गांधी को नहीं उतारना चाहिए, सांसद ने कहा है। वहां पर कांग्रेस ने लेफ्ट को हराया केरल के बाइपोल में। उत्तराखंड में चले जाइए, कांग्रेस के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट दिया। महाराष्ट्र चले जाइए, शरद पवार जी राहुल गांधी की हर बात को अनसुना करके अडानी जी के साथ जो है इनॉग्रेशन में पहुंच जाते हैं और उनके ऊपर उद्धव सेना और कांग्रेस सवाल उठाती है। तमाम अंतर्विरोध है, अंतर्विरोध तो ये सारे अंतर्विरोध से बंधा हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ, ना लोगों, ना नेता, ना नेतृत्व, ना लोगों के लिए क्या करना है कुछ तय नहीं। केवल एक चीज तय है, हिंदू और सनातन को गाली कैसे देना। केवल इस एजेंडे पर ही कंसेंसस है, बाकी किसी एजेंडे पर कंसेंसस नहीं है। इसलिए अभी तक ना झंडा है ना एजेंडा। ठीक है, ठीक, लौटता हूं आपके पास। मुझे जो विष्णु पाठक जी ने बात कही उस पर मुझे याद आ गया कुछ। लालू यादव जी को हम लोग, विनोद जी, प्राय ये कहते हैं कि पूरे मामले के पीछे इंजीनियरिंग उन्हीं का है। एक बार उन्होंने ऐसे मजाक में कहा था, बड़े अच्छे ह्यूमर के आदमी हैं, नेता हैं। एक बार उन्होंने कहा था कि देखिए ऐसा है कि हॉकी में सब लोग जो है एक ही गेंद के पीछे भागते रहते हैं, सबको एक एक गेंद दे दीजिए, काहे के लिए भागेंगे। तो मुझे विष्णु पाठक जी के उस बयान को लेकर के मुझे वो 11 कैप्टन वाली बात याद आ रही है। चलिए फिलहाल देखते हैं कि आगे ये गठबंधन कैसे शेप लेता है, कैसी आकृति लेती है। लेकिन ये बात जरूर है कि समय बीतता जा रहा है और विपक्षी गठबंधन का स्वरूप सामने नहीं आ रहा है, एजेंडा सामने नहीं आ रहा है, सीट शेयरिंग सामने नहीं आ रही, नेता सामने नहीं आ रहे हैं। कभी पास दिखते हैं, कभी दूर दिखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, शहजाद जुड़ने के लिए आपका भी, विष्णु पाठक जी आपका भी, और विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो करेंगे कुछ और बड़ी खबरों की बात। और एक खबर तो मध्य प्रदेश से ऐसी है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद, आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी
वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण, मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब एक चिंताजनक खबर है, वो मध्य प्रदेश। दरअसल मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक बेटी के कथित रेप और उत्पीड़न मामले में अब पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने इस मामले में धरपकड़ भी तेज कर दी है, कार्रवाई तेज कर दी है मामले का संज्ञान लेकर। लेकिन यह मामला कई सवाल खड़े करता है। हालांकि इस बीच मामले में शुरुआती निशानदेही के बाद ऑटो ड्राइवर सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और आगे भी कार्रवाई जारी है, जांच जारी है। इस बीच राज्य में आगामी चुनाव के मद्देनजर पीड़िता को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है, जैसा कि आमतौर पर हमारे राजनेता, हमारे राजनीतिक दल किया करते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में समाज की चुप्पी ने मानवता पर कई गंभीर सवाल उठा दिए हैं। आपने वो तस्वीरें आप तक जरूर पहुंची होंगी जिसमें वो दरवाजे से दरवाजे तक भटक रही थी। आखिर ऐसे मामले पर भी समाज कैसे हो सकता है इतना अधिक असंवेदनशील कैसे हो सकता है समाज? लेकिन आश्रम के एक पुजारी ने पीड़िता की मदद को लेकर किया साहसिक कार्य और पीड़ित बेटी को भरोसा दिया। आश्रम के पुजारी, लोगों ने तो अपने दरवाजे को बंद कर लिया, लेकिन आश्रम के पुजारी ने ही पीड़ित बेटी को पुलिस को सुरक्षित सौंपा। ऐसी घटनाओं पर समाज आक्रोशित तो होता है, लेकिन मदद का हाथ भी आगे क्यों नहीं बढ़ाता, यह बड़ा सवाल है। और क्या ऐसी घटनाओं पर सिर्फ आक्रोश जताने से ही हो जाएगा समाधान? समाज ऐसे मामलों में आगे क्यों नहीं आता? उज्जैन के मामले को लीजिए तो पीड़ित बेटी भटकती रही दरवाजा दर दरवाजा, लेकिन सहायता कहां से मिली? आश्रम में पुजारी से। तो आश्रम के एक पुजारी ने इस मामले में क्या कुछ कहा, सुनते हैं। खड़े होकर के तुरंत ही उस बालिका से पूछा कि तुम्हारी दुर्दशा किसने की है। उसकी आंखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी, पाँव में पूरी ब्लीडिंग हो रही थी, आंखें उसकी बिल्कुल भरा रही थी, बार बार वह अपने शरीर से लड़खड़ा रही थी। मेरी आंखों से देखा नहीं गया। मैंने उससे पूछा कि बहन आपकी हालत किसने करी है और कौन है तुम्हारे माता पिता, कहाँ है, तुम यहाँ किसके साथ आई हो, कब से इस क्षेत्र में हो। लेकिन वह बालिका अपनी ही भाषा में कुछ बोल रही थी जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने उससे पूछा कि बेटा भूख लग रही है? उसने कहा हाँ मुझे भूख लग रही है। ऐसे हाँ का उसने संबोधन किया। मैंने तुरंत अपने आश्रम में जो स्वल्पहार में दलिया नमकीन बना था वो बुला करके उस बालिका को दिया खाने के लिए, चाय पिलाई, जल पिलाया, कुछ नकदी पैसे भी उसको मैंने सहयोग रूप में दिए। लेकिन मेरा विश्वास माना नहीं कि मैं इसको सुनी छोड़ दूं, इसलिए मैंने तुरंत हेल्पलाइन नंबर 100 पर कॉल किया। वहाँ से पुलिस की गाड़ी करीब 20 मिनट में मेरे पास पहुंची। उस बालिका को मैंने पुलिस प्रशासन के हवाले सुपुर्द किया ताकि आज वह बालिका सुरक्षित है। तो ये आश्रम के पुजारी ने ये सब कुछ किया। उससे पहले वो बेटी दरवाजे दर दरवाजे भटकती रही थी। उज्जैन के एसपी सचिन शर्मा ने इस मामले में क्या कुछ कहा, सुनते। इसमें जैसी सूचना प्राप्त हुई थी बच्ची का तुरंत मेडिकल कराया गया था और क्योंकि बच्ची बता पाने में सक्षम नहीं थी वो कहाँ से थी, तो इसके लिए एक काउंसलर भी स्पेशली बुलाया गया था जिसने बहुत ही अच्छे से बात करके काफ़ी जो अहम पहलू थे वो निकाले। मेडिकल के आधार पे इसमें कायमी की गई और कायमी के बाद एक एसआईटी गठित की गई। आसपास शहर के जितने भी
टेक्निकल साक्ष्य हम लोग संकलित कर सकते थे, वो हमने किए, जिसके आधार पे प्रमुख तौर पे एक ऑटो चालक को अभिरक्षा में लिया गया। उससे जब पूछताछ हुई, पूछताछ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए, जिसमें प्रमुख तौर पे जो बैक सीट है उसमें कुछ ब्लड स्टेन्स पाए गए, और पूछताछ के दौरान उसने बताया कि घटना दिनांक को, घटना समय पे वो जो फरियादिया है या जो बच्ची है उसके साथ वो था। इसके बाद भी बाकी भी उसको बैक ट्रैक हम लोगों ने किया, और अभी तक की जानकारी में ये पता लग गया है कि बच्ची कहाँ की है, और बच्ची सतना की है, और वहाँ पे एक कायमी थी जो कम्युनिकेट की गई है। इसमें जो उसकी गुम होने की तारीख है वो घटना से सिर्फ एक दिन पहले की है। तो इसमें जो लगभग टेक्निकल और जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं सब एकत्रित हो गए हैं, और जल्दी इसमें बाकी खुलासे भी किए जाएंगे। आदित्य श्रीवास्तव हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़ रहे हैं इस मामले पर और ज़्यादा जानकारी देने के लिए। आदित्य, समझ में नहीं आता ज़्यादा शर्म किन पर किया जाए? जिन्होंने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया उन पर ज़्यादा शर्म किया जाए, या फिर जिन्होंने दरवाजे बंद कर लिए बिना सहायता किए उन पर ज्यादा शर्म किया जाए? क्या इस मामले में अभी तक समाज पर शर्म किया जाए लालचंद? इस मामले में अभी तक क्या कुछ खुलासा हुआ है, क्या कुछ सामने आया? आदि सवाल उठाता है पुलिस प्रशासन पर, सवाल उठाता है नेताओं पर, सवाल उठाता है हमारे सिस्टम पर, लेकिन खुद जिम्मेदारी नहीं लेता है। अगर इस तरह की घटनाएं अगर समाज में घटती हैं, पीड़िता आपके दरवाजे पर भटक रही है, पीड़िता सड़क पर भटक रही है, लेकिन आप दरवाजे नहीं खोल रहे हैं, तो शर्म उस समाज पर आती है। इस वक्त अगर देखें तो देखिए, राजनेता अपने बयान देंगे, राजनेता अपना काम करेंगे। मध्य प्रदेश में अगर कोई घटना घटी है तो वो, अगर विपक्षी दल अगर मध्य प्रदेश में होंगे तो वो राजस्थान पर बात नहीं करेंगे, वो बंगाल पर बात नहीं करेंगे, वो बिहार पर बात नहीं करेंगे, लेकिन समाज जो इस तरह के सवाल उठाता है वो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा जिम्मेदार है। और हम तो ये भी कहते हैं लालचंद कि इस तरह की घटना घट जाने के बाद किस तरीके से लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर सकते हैं एक पीड़िता को देखकर। अभी कुछ दिन बाद नवरात्रि आएगी, हम इन्हीं कन्याओं की पूजा करेंगे और देवी माना जाता है इस देश के अंदर, लेकिन ये समाज कहीं ना कहीं उस बात को नहीं समझ पाया। हालांकि सरकार की अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो एक एसआईटी का गठन कर दिया गया है और 5 लोगों को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। एक ऑटो चालक जो इसमें आरोपी, जिस पर आरोप है कि उसके ऑटो में जो है कुछ खून के धब्बे जो है वो मिले हैं, कहीं ना कहीं उससे पूछताछ कर उसके 5 साथियों को और हिरासत में लिया गया है। पुलिस तो पहुंच जाएगी उन आरोपियों तक, दोषी भी मिल जाएंगे, लेकिन किस तरीके से सजा उन पर होगी, लेकिन उसके बाद समाज की क्या जिम्मेदारी हो, ये सोचने वाली बात। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है। मामले में कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन बड़ा सवाल यही है जो हम आप सभी के लिए, सभी दर्शकों के लिए सोचने के लिए छोड़कर जा रहे हैं इस मामले को लेकर, कि आखिर समाज की इसमें क्या भूमिका रही। और जरा सोचिएगा जरूर कि क्या ऐसा जब किसी के साथ हो तो फिर उस मामले में अगर आपके अपनों के साथ भी ऐसा हो जाएगा तो क्या अपना दरवाजा बंद कर लीजिएगा? बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जुड़ने के लिए इस खबर पर। और अब बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ, और अगली खबर एक अच्छी खबर उत्तर प्रदेश से। पर्यटन के मामले में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 पर पहुंच गया है। साल 2022 में 31.79 करोड़ घरेलू पर्यटकों की आमद के साथ तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया पर्यटन के मामले में उत्तर प्रदेश में। दरअसल योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में आगे बढ़ाया। अब काशी और अयोध्या घरेलू पर्यटकों के लिए पसंदीदा स्थान बनकर उभरे हैं, जबकि ताज शहर आगरा जो है वो तो विश्व भ्रमण करने वालों के लिए भारत में सबसे अधिक मांग वाली जगह बनी हुई है ही, और अब घरेलू पर्यटन में भी नंबर 1। तो पर्यटन के मामले में शीर्ष पर पहुंचाने में अयोध्या, काशी और प्रयागराज के धार्मिक पर्यटन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। साल 2021 की बात कीजिए तो 1.57 करोड़ घरेलू पर्यटकों ने अयोध्या का रुख किया था। अयोध्या एक साधारण शहर से एक पसंदीदा धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हुआ है। अयोध्या में 2022 में घरेलू पर्यटकों की संख्या बढ़कर 2.39 करोड़ से अधिक हो गई, तो भगवान शिव की नगरी काशी में भी 7.11 करोड़ घरेलू पर्यटक आए। जनवरी 2024 में जब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होंगे तो इसके साथ ही भव्य राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी है। इसके साथ ही पर्यटकों की संख्या में भी और वृद्धि होगी। वाराणसी में 13 दिसंबर 2021 को बड़ा बदलाव देखा गया जब पीएम मोदी ने 339 करोड़ रुपए की लागत से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना का
उद्घाटन किया तो अयोध्या और वाराणसी में पर्यटन में इजाफे और विकास की तमाम योजनाओं से पूरे क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक विकास तीव्र हुआ है। पूरा असर पड़ता है पर्यटन का। केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर इन क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से परियोजनाएं चलाई हैं और इसका फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। दीपावली की बात कीजिए, इस अवसर पर पिछले साल 15.76 लाख दीप प्रज्वलित किए गए। ऐसे कार्यक्रमों का धार्मिक सांस्कृतिक महत्व होने के साथ ही ये रोजगार परक भी हैं। अयोध्या में इस वक्त लगभग 32,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य हो रहे हैं। इतनी परियोजनाएं शायद देश के किसी एक शहर में नहीं चल रही होंगी। तो विविध धार्मिक सांस्कृतिक विरासत वाले और समृद्ध इतिहास समेटे इन पर्यटन स्थलों का विकास कर योगी सरकार ने इन्हें विश्व पटल पर खास पहचान दिलाई है। तो विरासत के साथ विकास की जो संकल्पना है वो रंग ला रही है। विकास सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर चर्चा करने के लिए। विकास सिंह, आपके नाम में भी विकास है, विरासत के साथ विकास। उत्तर प्रदेश में अब इसकी चमक दिखने लगी है और शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश नंबर 1 घरेलू पर्यटन के मामले में भी। विकास जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में विरासत को संजोने का काम किया गया है और उसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके से टूरिज्म बढ़ा। हम देख रहे हैं जिस तरीके से काम प्रदेश सरकार कर रही है, अयोध्या में हो, वाराणसी में हो, इसके साथ साथ अन्य जनपदों में जो कार्य किए जा रहे हैं, जो हमारी ऐतिहासिक महत्व वाली चीज़ें हैं। हमारा विंध्याचल कॉरिडोर हो गया, हमारा मथुरा वृंदावन हो गया, हमारे लिए नैमिसारण हो गया। हमारे प्रदेश में विभिन्न जगहों पर जहाँ पर जो प्राचीन धरोहरें हैं उन विरासतों को फिर से संजोया जा रहा है, उनके विकास कार्य किए जा रहे हैं, उनके पुनरुद्धार के काम किए जा रहे हैं और वहां पर्यटक आने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। किस तरीके से वहां पर पर्यटक आए, पर्यटकों को भी बुनियादी सुविधाएं दी जाएं। और जैसा कि अभी आपने जो जिक्र किया कि वाराणसी और अयोध्या का, वाराणसी में जिस तरीके से काम हुआ है, जिस तरीके से बदलाव हुआ है, वह देखते ही बनता है। वहां पर बाबा विश्वनाथ मंदिर में कॉरिडोर बन जाने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में बहुत बड़ी वृद्धि हुई है और हर बार नित्य नए रिकॉर्ड बनते हैं वहां पर दर्शन करने के। और वहां पर इसके साथ साथ जो काम किया गया है, वहां के शहर में जो काम किया गया है, वहां की प्राचीनता को बनाए रखते हुए वहां के विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं अयोध्या में जो आपने जिक्र किया कि वहां पर कई हजार करोड़ के काम किए जा रहे हैं, तो अयोध्या में सरकार का लक्ष्य ये है कि अयोध्या में त्रेता की आभा जो है वो फिर से एक बार झलके। इस तरीके से अयोध्या में काम किए जा रहे हैं। दीपोत्सव में इस बार 24 लाख दिए जलाने का लक्ष्य अभी से रख दिया गया है और जब प्रभु श्री रामलला विराजमान होंगे वहां पर जनवरी माह में, तो उसके बाद बहुत ही बड़ी संख्या में वहां पर वृद्धि होगी। बिल्कुल, श्रद्धालुओं का आने की इसका असर और ज्यादा पड़ेगा और ये पर्यटकों की संख्या में उम्मीद है कि आगे और भारी उछाल आने की संभावना है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जुड़ने के लिए इस खबर पर। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।